हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छे से कंटिन्यू आप कर रही होंगे। जैसा कि हमारी जो राजस्थान सीटी 2024 है और आपके महिला सुपरवाइजर 2024 है, उसकी हमने टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी थी। और ये जो टेस्ट सीरीज है, आज का हमारा फोर्थ टेस्ट है, आज हमें करेंगे। इससे पहले हमने 3 टेस्ट है वो कर लिए हैं। आपने अगर वो क्लासेस नहीं ली है तो उन क्लासों को जरूर लेना। और अगर मैं बात करूं महिला सुपरवाइजर की आपकी क्लास की, तो महिला सुपरवाइजर की जो आपके महिला सुपरवाइजर में जो आपके वर्ल्ड कौन सी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेज है वो मैंने आपको अलग से करवा रही हूँ, क्योंकि राजस्थान सीटी में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही नहीं है। तो ये जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अलग से क्लासेस ले रही है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको मैंने अभी तक 2 क्लासेज है वो प्रोवाइड करवा दी है, तो आप उनको भी जरूर लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वहां से आप उसका रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है फोर्थ है उसे स्टार्ट करते हैं। और ये आपके राजस्थान सीटी 2024 और महिला सुपरवाइजर की आपकी दोनों वैकेंसियों के लिए है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टेस्ट है, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस है वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था यानी आपकी भारतीय इंडियन इको रहेगी। उसके साथ साथ आपके इंडियन हिस्ट्री रहेगी। उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर का भी कंप्यूटर भी इसमें क्वेश्चंस है हम करेंगे। इसके साथ साथ आपका जर्नल साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे, और आपके जर्नल जीके यानी आपका जो स्टेटिक जीके है वो भी इसमें रहेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट की बात करें, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच जो आपके सब्जेक्ट है वो आज के इस टेस्ट में हमें कवर करेंगे। तो चलिए जो क्लास है हमारी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका किसका है, इंडियन इको का दिया हुआ है। और जो इंडियन इको का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस चीज पर करता है। प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। तो अगर बात करें हमारे आर्थिक विकास के, देश के आर्थिक विकास के, तो उसमें प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो भी होते हैं। पूंजी निर्माण पर भी आर्थिक विकास निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से उसकी रैंकिंग है हमारे देश में, वो समान है। नागालैंड, मणिपुर, गुजरात और मेघालय। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। मेघालय है ये आपका उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत है, तो उत्तर पूर्वी भारत में मेघालय राज्य पड़ता है। और इसमें अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से हमारे देश में इसकी समान रैंकिंग है, तो इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। सीपीयू का क्या अर्थ है। सीपीयू का क्या अर्थ है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथ साथ में आप है वो फुल फॉर्म भी इनकी तैयार कर लेना। जैसे सीपीयू हो गया, आपके एयू हो गया, और सारे भी कई जिसमें जो टर्म्स है इसमें यूज में ली जाती है, उसमें फुल फॉर्म आपकी काफी बार पूछी जाती है। सीटी और आपके महिला सुपरवाइजर दोनों में ही काफी अच्छे क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। और ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स हो गई, इससे बनने वाले क्वेश्चन हो गए। कल ही मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर 50 क्वेश्चन है इसके कंप्यूटर के शेयर करे हैं। इसके साथ साथ है फुल फॉर्म है वो भी शेयर की रही है। क्विज के क्वेश्चंस भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके जो ये कंप्यूटर है वो भी अच्छे से साथ साथ तैयार होता रहेगा। सीपीयू के फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट। ऑप्शन है फर्स्ट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर का इसे ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन भी किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हर्षवर्धन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, AK-47 यानी अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासक, उस शासक का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है? ये जो आपकी इंडियन इको है इसमें जो स्टेटिक आता है आपके, जो इसमें क्वेश्चंस ये जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत की बात करें तो वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर विमल जालान को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को और PV नरसिम्हा राव को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत है वो कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है उसका जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? नीम। वो कौन सा है? नीम। तो आप याद रखना आंध्र आंध्र प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है कौन सा है? नीम। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है वो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डी। पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर है वो बेचे जाते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम ब्रांड के भी बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ और वैशाली। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, सारनाथ। सारनाथ पर उन्होंने अपना क्या दिया था? प्रथम अपना धर्म चक्र परिवर्तन। अगर ये कई बार इनकी घटनाएं होती है, प्रथम उपदेश को इन्होंने क्या बोला है? धर्म चक्र परिवर्तन बोला है। तो धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानाडे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। जो ड्रेन का सिद्धांत है यानी जो थ्योरी ऑफ ड्रेन है वो आपके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो ये सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। WWW के आविष्कार तथा संस्थापक है टिम बर्नर्स, एन रसेल, ली एन फ्योंग और बिल गेट्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स है वो WWW के आविष्कार तथा संस्थापक है। अगर आपको याद हो तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था कि जो WWW है उसकी फुल फॉर्म में क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट आपके जो टर्म्स होती है उनका आविष्कार कौन का है यानी संस्थापक कौन है और उनकी फुल फॉर्म क्या है, वो किस यूज में आती है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपसे आविष्कार पूछ ले WWW का तो टिम बर्नर्स है, और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये चीज आप ध्यान रखना। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है। स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? थोरियम, यूरेनियम, पारद यानी पारा, मरकरी और पोलोनियम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए। और पारद यानी आपका मरकरी, यानी आपका क्या होता है? पारा। तो स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? थोरियम। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था?
दादू दयाल ने, रामानंद जी ने, कबीर ने और तुलसीदास ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी। जो तुलसीदास संत थे उन्होंने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का यूज किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना है वो प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण और मोडेम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। प्रकाश भंडारण है वो आपके प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, वो आपकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस भी है, अपलोड भी है, मोडेम भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, इस टेस्ट से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी तैयारी है वो किस लेवल में हो रही है, और ये भी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक में हम उस क्वेश्चंस को जब देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार हमने टेस्ट में किया था, भी इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, तो हम उसी लेवल से हम उसके क्या करेंगे, तैयारी करेंगे उस सब्जेक्ट की। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, वी आर राव ने और सरदार पटेल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, सानोमीटर, बेरोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी। सानोमीटर है, इसका यूज है वो कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आप ये पूरा टेस्ट लगाने के बाद कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस है जिसके आंसर है आपने बिल्कुल सही दिए हैं, और खुद एनालाइज करना कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल तक चल रही है। अगला क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर था, यानी वो ट्रांजिस्टर से बना था, वॉल्व से बना था, क्रोड स्मृति का था, या अर्धचालक स्मृति का था। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर थे वो वॉल्व से बने हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु का जन्म है वो पटना साहिब में हुआ था? गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी और गुरु तेग बहादुर जी और गुरु अर्जुन देव जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। पटना साहिब में गुरु गोविंद जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये क्या है? राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसके किसके द्वारा की जाती है? ये आपका राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय की गणना योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा। तो अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसकी गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये किसने कहा था? इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो अपने हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, किसने कहा था, किसके बारे में कहा था, ये चीजें भी आपसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो पूछी जाती है। तो अगर इनकी बात करें कि जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये बात किसने कही है? मार्क्स ने, लोक ने, बोथम ने और लेलिन ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोक ने ये चीज कही थी कि जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग है एक, ये क्या है? राग है मियां की मल्हार। इसकी रचयिता कौन है? तानसेन, बेजू बावड़ा, अमीर खुसरो और स्वामी हरिदास। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए, तानसेन जी। जी थे, उनकी राग थी मियां की मल्हार। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं। नहीं, जो आपका सेवा क्षेत्र होता है, जो आपका थर्ड क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है, वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अपना सर्वाधिक योगदान देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है? ये आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जल प्रदूषण, जल संबुल और सुपोषण और जल प्रस्फुटन। जल प्रस्फुटन। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन है सी, सुपोषण। झील अथवा जो तालाब है उसकी सतह पर जब पादप पलवक तेजी से बढ़ते हैं, यानी जो पादप है वो तेजी से तभी बढ़ेंगे जब उस झील या तालाब का पानी है वो स्वच्छ होगा। तालाब का पानी स्वच्छ होगा, स्वच्छ होगा, इसलिए वहां पर जो पादप है वो जल्दी से बढ़ेंगे, यानी वो सुपोषित झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पहले तो ये देखना कि जो अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की किस जगह पर होता है? पंचमढ़ी, खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? यानी जो राष्ट्रीय आय का आंकलन होता है उसमें किस किस चीज शामिल होती है, किसको शामिल नहीं किया जाता? इसको देखें, किराए को, मिश्रित आय को, पेंशन को और अवितरित आय को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। जो अवितरित आय होती है उसको राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल नहीं किया जाता जब हम राष्ट्रीय आय को आय विधि से उसकी गणना करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो बनाया था? कौन सा नियम है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम है वो पूर्वी भारत से है? पूर्वी भारत से, यानी अरुणाचल प्रदेश, आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम है इससे। कथकली का, कुचिपुड़ी का, भरतनाट्यम का और मणिपुरी का। तो इसमें तो दिख ही रहा है कि जो मणिपुरी है वो मणिपुर का क्या है? नृत्य है। अगर कथकली की बात करें तो ये कहाँ का है? केरल का है, तो ये दक्षिणी भारत में आ जाता है। कुचिपुड़ी है आपके आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है वो भी आपका कहाँ का है? आपका केरल का है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, वे विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? हमने बात की थी कि जो राष्ट्रीय आय हम आकलन करते हैं वो आय विधि थी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्यय विधि, और इस व्यय विधि से हम किसकी गणना करते हैं? इसके जीएनपी की गणना करते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन सी विधि से और किस चीज की गणना की जाती है। तो ये आपके इंडियन इको है, उसमें आपके अच्छे से इस चीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। सकल घरेलू निजी निवेश, निबल विदेशी निवेश, मूल्य ह्रास व्यय और निजी उपभोग व्यय।
तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि वे विधि के द्वारा जब अपन जीएनपी की गणना करते हैं तो उसमें मूल्य ह्रास को काउंट नहीं किया जाता या फिर मूल्य ह्रास को नहीं देखा जाता। राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी कौन सा इसमें आयोग दिया गया है जो संवैधानिक या विधानिक आयोग नहीं है। योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी आपकी यूपीएससी, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए, योजना आयोग, जिसकी जगह पर अब कौन सा आ गया है, नीति आयोग आ गया है। तो जो योजना आयोग है इसका भारतीय संविधान में कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है या फिर लोकगीत है। तो हमें बताना है कि जो बाउल गायन है वो कहाँ का है, गुजरात का है, बंगाल का है, कर्नाटक का है या फिर पंजाब का है। तो बाउल गायन है वो पश्चिमी बंगाल का है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति या अवस्फीति या फिर अवस्फीति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन है वो तब होता है जब मुद्रास्फीति की दर उच्च हो जाती है और बेरोजगारी की भी दर है उच्च हो जाती है। तो वो जो एक साथ जो स्थिति बनती है वो क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। पोर्टसोल, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, जब अम्लीय मृदा होती है तो वहां पर है वो जिप्सम का यूज किया जाता है जिससे उस मृदा को है वो उपजाऊ बनाया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा कि अम्लीय मृदा में जिप्सम का यूज किया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है। आप सभी को पता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो सभी अच्छे से इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए कि गिद्दा जो नृत्य है वो पंजाब में किया जाता है। गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये नृत्य पंजाब के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान, विधि, जात्रा और झोरा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक जनजातीय नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइनों को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। इथरनेट, PS2, USB और मोडेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो टेलीफोन की लाइनें होती हैं उनको कंप्यूटर पर मोडेम के द्वारा जोड़ा जाता है जिससे हमारी बातचीत है वो टेलीफोन के माध्यम से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी। ये आज की क्लास के 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन किए, इंडियन इको के क्वेश्चन किए और हमने जनरल साइंस किया, जनरल आपके जो स्टेटिक है या जनरल जीके बोलते हमने वो किया और साथ में कंप्यूटर किया। तो कई सारे सब्जेक्ट आज हमने कवर किए हैं। इसी प्रकार आगे भी आपको मिक्स क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड मैं करवाऊंगी ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक हमारा है वो वीक रह रहा है, किस टॉपिक पर हमें ज्यादा पकड़े बनानी होगी। एग्जाम पास करने के लिए हमारा कुछ एक जो सब्जेक्ट होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं लेकिन कुछ है काफी वीक होते हैं। तो इनको हम इतने जल्दी टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना सकते लेकिन इसको मीडियम लेवल का बना सकते हैं जिससे हमारे अच्छे मार्क्स गेन होंगे। वो तुम्हारे अच्छे सब्जेक्ट से हो जाएंगे लेकिन ये क्या होगा, हमें पासिंग मार्क्स से दिला देगा। तो इसलिए जो आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है उसके अगर आप एक क्वेश्चन आंसर यानी MCQs भी कर लोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो क्लास ये आपका मॉडल टेस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को
जहां तक मुझे लगता है ये सारे की सारी क्लासेज है जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर की है वो लेनी चाहिए। अगर आप सारी ले रहे हो तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेज कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।